Dr. Ankita Lunawat and welcome back to my channel The Learning Medico. आज की वीडियो में हम देखेंगे सॉल्व क्वेश्चन पेपर ऑफ AIAPGT 2024। तो ये पार्ट 1 होगा इस वीडियो का। ये पूरा सीरीज आएगी जिसमें मैंने ना 20 क्वेश्चंस में डिवाइड किया है। कि क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि मेरे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं कि मैं 4-5 घंटे के वीडियोस एक साथ शूट करूं। तो मतलब मेरा लैपटॉप भी इतना अच्छा नहीं है, कैमरा भी इतना अच्छा नहीं है, टाइम लिमिट तक ही वो शूट कर पाता है। इसलिए मैंने प्रिसाइज एक ही क्वेश्चन का प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन दिया है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उस क्वेश्चन से रिलेटेड और क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं ये भी मैंने कवर किया है। इसलिए वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए ये वीडियो आप फास्ट फॉरवर्ड पे भी देख सकते हैं। बार बार देखो क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस साल यानी AIAPGT 2024 में ऑलमोस्ट लाइक 15 क्वेश्चंस भाई रिपीटेड थे। मतलब प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चंस थे 15 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट। जब ये मैं आंसर की बना रही थी तो मैं एनालाइज कर रही थी एंड देन आई न्यू ऑल्सो उस बेसिस पे आपको क्या क्या बुक रेफरेंस यूज़ करना चाहिए मैं वो भी आपको बताऊंगी। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। जो आपके फ्रेंड्स AIAPGT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। मैं हो सकेगा पॉसिबल तो इसके जो स्लाइड्स है मेरे इंस्टाग्राम पर पोस्ट करूँगी। अगर आपको वो चाहिए तो जल्दी जाके मुझे फॉलो कीजिए मेरे इंस्टाग्राम पर @theLearningMedico पर, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी उन्हें शेयर कीजिए ताकि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज वीडियो ऑन answer key of AIAPGT 2024. So first question is sore throat and cough apt to begin and end with menstruation is the keynote feature of बोविस्टा, लैकेसिस, पल्सिटिला, लैक्टेन। इसका आंसर है लैक्टेन। अब हम देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन लैक्टेन में है sore throat and cough apt to begin and end with menstruation। ये एलेन्स की नोट से लिया गया है। दिस इज फ्रॉम एलेन्स की नोट। डायरेक्टली लाइन्स पिक करते हैं ये। मैककार में क्या है? मेंसेस प्रिसीडेड बाय सोर थ्रोट। मैककार में क्या था? मेंसेस प्रिसीडेड बाय सोर थ्रोट। कालीकार में क्या है? फील्स बैडली वीक बिफोर मेंस्ट्रुएशन। क्रियोजोट में है सीवियर हेडेक बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। सोर थ्रोट है लैक्टैन में और सीवियर हेडेक है क्रियोजोट में। बोविस्टा में क्या है? मेंसेस फ्लो only at night, diarrhea begins before and during menses। बोविस्टा में क्या है? डायरिया begins। बोविस्टा में है डायरिया, क्रियोजोट में है हेडेक एंड लैक्टैन में है सोर थ्रोट। तो ऐसे याद रखिए। नाउ द टर्म टोलेकॉजम मीन्स removal of the cause of disease, totality of symptoms, moral remedy, palliation of the effect of physiological doses। तो इसका आंसर है removal of cause of disease। तो हमारे ऑर्गेनॉन में कुछ फ्रेजेस है, मतलब वो तब की लैंग्वेज यूज़ की है और उसका मीनिंग क्या है। तो ऐसे है ना, मैंने कुछ फ्रेजेस निकाले जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे हैं और उसको मैंने एक चार्ट फॉर्म में बनाया ताकि इजी पड़ जाए। टोलेकॉजम रिमूव द कॉज, डू से नटूरा फॉलो द नेचर। अगर मैं कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत कर दूँ तो प्लीज़ इग्नोर कीजिए, यहाँ पर मीनिंग इम्पॉर्टेंट है, प्रोनाउंसिएशन इतना कुछ नहीं क्योंकि ये फॉरेन लैंग्वेज है। कॉजा ओकेजनलिस एक्साइटिंग एंड मेंटेनिंग कॉज। प्राइमा कॉजा मॉर्बाई, प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज। कैसेट इफेक्टस कैसेस कॉजा, इफ द इफेक्ट कॉज सीज द डिजीज द कॉज सीजेस टू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मटेरिया पेकिंस, ये हमने देखा है मटेरियल कॉज ऑफ डिजीज। डारुप ट्रेजर ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन। लेगे आर्टिस अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ नेचर। सेक्युंडम आर्टम अकॉर्डिंग टू रूल। नॉन प्लस अल्ट्रा नथिंग बियॉन्ड दिस दैट टू इमिटेट नेचर। मिनिस्टर नटूरे सर्वेंट ऑफ नेचर, ये एक इम्पॉर्टेंट है। टीसोरेट सोरा। अल्टरनेरिया alternative remedies। Jungentua nervina strengthening medicine। ये जब इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस है मेरे हिसाब से। तो आप क्या कर सकते हो, ये वीडियो पॉज कर लीजिए और सारे नोट्स बना लीजिए साइड बाय साइड। टेक वन
वन बुक ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अच्छी 300 पेज की स्पाइरल बुक बनाओ बड़ी सी, और उसमें आप अच्छे अच्छे पेन पेपर कलेक्ट करके पेन्स लेकर बैठो और सारे नोट्स बनाओ, मेक इट कलरफुल, मेक इट इंटरेस्टिंग, ताकि आप वापस पढ़ो और इन्हें बार बार पढ़ो, बार बार रिवाइज करो. रिविजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, most important thing in any entrance examination. Given below are two statements. Respiratory acidosis is caused by retention of carbon dioxide. The partial pressure of CO2 and H plus rises. Statement 2 क्या है? In respiratory alkalosis there is fall in partial pressure of CO2 and H plus ion. तो इसमें से हमें क्या है चूज करना है, कौन सा करेक्ट है. पहले हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. तो एसिडोसिस मतलब क्या है, इतना समझ लीजिए. एसिडोसिस में क्या होता है? रिडक्शन ऑफ पीएच होता है. एंड अल्कलोसिस में क्या होता है? इंक्रीज इन पीएच होता है. ठीक है. एसिडोसिस pH decreased and AC decrease, AL increase pH. इतना याद रखो. अब इसमें एसिडोसिस में क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज होता है. अल्कलोसिस में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिक्रीज होता है. मैंने कैसे किया था? मैंने सिर्फ एसिडोसिस का याद रख के गई थी. तो एसिडोसिस में pH डिक्रीज होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज होता है एंड HCO3 कॉन्सेंट्रेशन आयन डिक्रीज होता है. सिर्फ एक का लर्न करो, उसका एग्जैक्टली अपोजिट दूसरे का है. आप ऐसे कर सकते हो, बहुत ईजी हो जाता है. अब पैरामीटर्स क्या हो जाते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और अल्कलोसिस में? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या है? H प्लस आयन बढ़ जाते हैं एंड अल्कलोसिस में H प्लस आयन कम हो जाते हैं. pH एसिडोसिस में हमने देखा था कम हो गया था एंड अल्कलोसिस में बढ़ गया था. पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एसिडोसिस में बढ़ जाता है एंड अल्कलोसिस में कम हो जाता है एंड HCO3 आयंस बढ़ जाते हैं और यहाँ पर डिक्रीज हो जाते हैं और यहाँ पर भी डिक्रीज हो जाते हैं. ओके. तो आप है ना कुछ भी एक तो एसिडोसिस याद रखो, तो अल्कलोसिस, और दोनों एग्जैक्टली अपोजिट है, ऐसे याद रख देना. अब ये हो गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. इस साल पूछ गया इन्होंने रेस्पिरेटरी. अगले साल इनको क्या पता क्या होता जाएगा, ये पूछ जाएंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस और अल्कलोसिस का. तो ये आपको ये भी आपको याद रखना चाहिए था. मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है? H प्लस आयन बढ़ जाता है और यहाँ पर H प्लस आयन, मेटाबॉलिक में H प्लस आयन कम हो जाता है. यहाँ पे क्या हुआ था? H प्लस आयन बढ़ा था एसिडोसिस में और अल्कलोसिस में कम हुआ था और यहाँ पर भी सेम ही हो जाता है. ओके. pH यहाँ पर कम हो गया है और यहाँ पर बढ़ गया है. CO2 कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर कम हो गया और यहाँ पर बढ़ गया है. याद रखो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 रेस्पिरेटरी में ज़्यादा होता है एसिडोसिस में, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम हो जाता है. HCO3 कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर कम हो जाता है और यहाँ पर बढ़ जाता है. सो ये हो गया मेटाबॉलिक एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और इसके हिसाब से हमारा आंसर है स्टेटमेंट नंबर 1. ओके. यानी कि बोथ स्टेटमेंट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी इज कॉज्ड बाय रिटेंशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब हमें ये नहीं पता, ठीक है, ये नहीं पता, अब ये तो क्वेश्चन मार्क रख देते हैं. द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड H प्लस आयन इंक्रीजेस. हमें पता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में ये बढ़ता है, यानी कि ये करेक्ट है. अब रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड H प्लस आयन कम हो जाता है, ये भी हमने देखा अभी चार्ट में, ये करेक्ट है. यानी स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट है. ऐसा नहीं कि आपको सब आना चाहिए, मुझे ये नहीं आता था एग्जाम में, बट मुझे ये 100% आ रहा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड H प्लस आयन बढ़ जाता है. सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको सब आए, बट आपको सब का कुछ तो आना चाहिए. इट्स लाइक दिस. सो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Given below are two statements. Law of similar is the fundamental law in palliation of incurable states. Okay. Keynes statement 2 है. Keynes 9th observation states that prolonged aggravation and final decline of the patient demands palliative treatment. अब हम एक एक देखते हैं. तो इसमें कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है ये पूछा गया. अब लॉ ऑफ सिमिलर्स में भी
पैलिएशन में भी हम लॉ ऑफ सिमिलर्स ही यूज करते हैं, हम कोई अलग लॉ यूज नहीं करते हैं। ओके, अब हम केन्स 12 ऑब्जर्वेशन याद करने के लिए आप ये एक निमोनिक याद रख सकते हो, प्लैनेट एफ सानूस, दिस इज 1, this is second observation, this is third observation, this is fourth, this is fifth, this is sixth, ये seventh, देखो मैं ये 7th 8 9 10 11th and this is 12th। तो आप ऐसे, मुझे अभी भी याद है, मैंने मेरे जो अपनी को है ना AIAPGET के पेपर में ना एक पेन और पेपर देते हैं, पेन अपने पास से लेकर जाना पड़ता है, पेपर वो लोग प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें आपको पेपर मिलता है, तो आप तुरंत ये निमोनिक लिख सकते हो, तुरंत मैच कर सकते हो। ठीक है, इन्होंने क्या पूछा था 9th ऑब्जर्वेशन के बारे में ना, तो 9th ऑब्जर्वेशन स्टेट है प्रोलॉन्ग एग्रेवेशन एंड फाइनल डिक्लाइन ऑफ पेशेंट। तो 9th ऑब्जर्वेशन में है क्या, ए नहीं, ए है एग्रेवेशन कम्स फर्स्ट एंड एमेलियोरेशन कम्स आफ्टरवर्ड्स, सॉरी एक्शन ऑफ मेडिसिन अपॉन प्रूवर्स, सॉरी एक्शन ऑफ मेडिसिन, 9th ऑब्जर्वेशन एक्शन ऑफ मेडिसिन अपॉन प्रूवर्स, दिस इज 9th ऑब्जर्वेशन। और फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है प्रोलॉन्ग एग्रेवेशन एंड फाइनल डिक्लाइन ऑफ पेशेंट, तो हमें ये तुरंत पता चल जाता है, तो ये आप ध्यान रखो, प्लैनेट एफ सानूस, planet F Sanus for mnemonic of King's 12 observation। तो यहाँ पर क्या था, लॉ ऑफ सिमिलर इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ पैलिएशन इन इनक्योरेबल केसेस। जब हम हेनीमैन ने कहा है कि इनक्योरेबल केसेस में जहाँ पर आप क्योर नहीं दे सकते हो पेशेंट को, तब आप वहाँ पर पेशेंट को पैलिएट करो, और हम पैलिएशन में भी लॉ ऑफ सिमिलर्स ही यूज करते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। केन्स 9th ऑब्जर्वेशन ये है नहीं है, यानी ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ओके, now let's next, which among the following medicine does not belong to compositae family? अनिका, बेलिस्पर, लेडम्पाल, मेरिफोलियम, बहुत इजी है, लेडम्पाल, लेडम्पाल की फैमिली है इरिकेसी फैमिली। कंपोजिटी फैमिली में क्या क्या आता है, अब्रोटानम, अर्निका, कैलेंडुला, बेलिस्पर, चामोमिला, सिन्ना, यूपैटोरियम, मेलिफोलियम, टेरेक्सैकम। तो मैं आपको बताऊँ क्या, सक्सेस का जो बुक है ना, सक्सेस नहीं सॉरी क्रैक द एंट्रेंस का जो बुक है ना, तो उसमें ना उन्होंने काफ़ी बहुत अच्छी चार्ट्स दिए हैं। जब उन्होंने प्लांट किंगडम दिया है तो उसमें बहुत अच्छी चार्ट दी है कि ये फैमिली ये फैमिली को कौन कौन सी मेडिसिन आती है, तो आप ये उतना चार्ट कर लो, बहुत बहुत ईजी हो जाता है उसमें से पढ़ने के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन was published at Coethon. Henneman's article on Asclepius in Balance and the Medical Observer are regarded as the precursor of first edition of Organon। अभी हमें बताना है इसमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, तो हम पहले देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट एडिशन कहाँ पब्लिश, कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था, 1810 में, एंड टॉर्गुआ में पब्लिश हुआ था। सेकेंड एडिशन 1819 में लिप्जिंग में हुआ था। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ एडिशन कोएथन में पब्लिश हुआ था, और 1824, 1829 और 1833 में पब्लिश हुआ था। सिक्स्थ एडिशन 1921 में पब्लिश हुआ था पेरिस में। सिक्स्थ एडिशन बना बहुत स्टार्टिंग में था, बट वो कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से पब्लिश नहीं हो पाया, और ये पब्लिश हुआ था 1921 में पेरिस में। तो आप इसका क्या है, एक ऐसा चार्ट बना के आपके स्टडी टेबल के वहाँ पर लगाओ एंड रोज पढ़ो। यू नीड टू बाय हार्ट दिस ईयर्स एंड दिस प्लेसेस, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये रोज पढ़ो। कुछ इम्पॉर्टेंट ईयर्स है, सॉरी जो इम्पॉर्टेंट ईयर्स है वो आप रोज़ पढ़ो, रोज़। तो मैं ना एक ऐसे वीडियो बनाऊंगी जहाँ पर मैं सारे इम्पॉर्टेंट ईयर्स, सारे डेट्स और वो है ना उसका एक वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, सो द प्रिकर्सर क्या है, प्रिकर्सर है एन एसे ऑन न्यू प्रिंसिपल्स एंड फॉर असर्टिंग द न्यू क्रिएटिव पावर्स ऑफ ड्रग्स
This was published in New Curative Powers of Drugs. This was published in 1796 and Medicine of Experience which was published in, ये है Essay on New Principles, इतना ही याद रखो, और Medicine of Experience, ये दो प्रिकर्सर है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के. सो स्टेटमेंट 1 क्या था, फर्स्ट एडिशन नहीं, ये यहाँ पर पब्लिश नहीं था, ये टॉर्गोआ में पब्लिश हुआ था. एंड एस्क्यूलोसिस बैलेंस एंड ये इसके प्रिकर्सर नहीं, मतलब दोनों स्टेटमेंट गलत है. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स. Nerve supply of gluteus maximus is सुपीरियर ग्लूटल नर्व, इंफीरियर ग्लूटल नर्व, ऑब्चुरेटर नर्व, फिमोरल नर्व. तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर है ना ये सुपीरियर इंफीरियर ग्लूटल नर्व देके बच्चों को बहुत कंफ्यूज कर दिया. एंड इवन आई वाज कंफ्यूज एंड मेनी स्टूडेंट्स डिडंट अटेम्प्टेड दिस. तो इसका क्या आंसर है, जो इंफीरियर ग्लूटल नर्व है वो ग्लूटियस मैक्सिमस, और जो सुपीरियर ग्लूटल नर्व है वो ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस एंड टेंसर फेशिया मसल को सप्लाई करती है. तो ये ऐसा एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इन्होंने जानबूझकर ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन डाला है. सो यू नीड टू नो लिटिल थिंग्स ऑल्सो. तो ये कभी कभी बहुत छोटी एकदम कौन से भी कुरेद के कौन से भी कॉर्नर से वो एक क्वेश्चन निकालेंगे. ओके, ऑब्चुनेटर नर्व सप्लाइज द मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई, फीमोरल नर्व विल सप्लाई द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई. सो मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस का है इंफीरियर ग्लूटियल नर्व. Which of the following diameter of the fetal skull does not measure 9.5 centimeter? So अब सारे जो फीटल स्कल के डायमीटर है मैंने उसका एक चार्ट बना दिया है. इसका भी आप एक चार्ट बनाओ एंड स्टिक इट टू द वॉल, स्टिक इट टू द जो भी विंडो है, जो भी आप ऐसे रोज देखोगे ना तो वहाँ पर स्टिक कर दो और उसे रोज पढ़ो. बाय पैराइटल डायमीटर 9.5 सेंटीमीटर, सुपर सब पैराइटल डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर, सब ऑसिपिटो ब्रेगमेटिक 9.5 सेंटीमीटर, सब ऑसिपिटो फ्रंटल 10 सेंटीमीटर, ऑसिपिटो फ्रंटल 11.5 सेंटीमीटर, मेंटो वर्टिकल 12.6 सेंटीमीटर, सब मेंटो वर्टिकल 11.5 सेंटीमीटर, सब मेंटो ब्रेगमेटिक 9.5 सेंटीमीटर. यू नीड टू लर्न दिस ऑल. ये इसमें कुछ है नहीं आपको कुछ एक्सप्लेनेशन करने, तो आप इसको लगाइए एंड रोज पढ़िए. तो इसमें से करेक्ट आंसर है ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर, जिसकी लेंथ है 11.5 सेंटीमीटर, बाकी सबकी है 9.5 सेंटीमीटर. ओके, which of the following statement is or are true regarding manifestation of psoriatic miasm? Aggravation in morning and from eating, amelioration by cold, always hungry and burnt taste of mouth, stupid, dull senses and especially stubborn. सो इन्होंने यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं एंड अब हम पहले देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन. सोरा में क्या है, एम्यूलेटेड बाय हीट है, एग्रेवेशन इन मॉर्निंग है एंड फ्रॉम ईटिंग है, एंड ऑलवेज हंग्री विद बर्न्ट टेस्ट इन माउथ. ये तीन जो चीज़ें हैं ये सोरा में है. साइकोसिस में क्या है, एम्यूलेटेड बाय कोल्ड फूड, सोरा इज एम्यूलेटेड बाय हीट, साइकोसिस इज एम्यूलेटेड बाय कोल्ड फूड, एंड सिफिलिस जो है वो है डल, स्टूपिड सेंसेस एंड स्पेशली स्टबर्न. सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 विच इज ए एंड सी. एग्रेवेटेड इन मॉर्निंग क्योंकि एम्यूलेटेड बाय कोल्ड ये किसका है, ये साइकोसिस का है, और ये डल स्टूपिड सेंसेस ये किसका है, ये सिफिलिस का है, और ये सोरा है और ये भी सोरा है. ओके, मैच द फॉलोइंग इतने दिए इन्होंने इस साल, बाप रे बहुत ज़्यादा दे दिए. रूब्रिक और उसके मेडिसिन को मैच करना है, ये इसके ऑप्शंस थे एंड द करेक्ट आंसर इज. तो इन्होंने क्या किया है, अभी हमें क्या आता है, रूब्रिक आता है और उसकी मेडिसिन, मतलब एक मेडिसिन जब रूब्रिक को सिंगल मेडिसिन रूब्रिक होता है तब आपको वो याद करने हैं. वो आप कहाँ से कर सकते हो, वो बहुत अच्छे दिए हैं, सक्सेस में उन्होंने दिए हैं सिंगल मेडिसिन रूब्रिक करके, और वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, बहुत इजीली हो जाते हैं. सो स्क्वेंडर्स मनी
Veratrum album, Benevolence Coffea, washing always her hands is Syphilinum, power love of Lycopodium. ओके, तो ये थ्योरी पार्ट में से करो. सक्सेस के वॉल्यूम 1 में बहुत अच्छे दिए हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे थे बाहर से. A patient was sitting up in the bed, unable to lie down, and she was worse from lying down. Face purplish and puffed, her eyes engorged, eyelids bloated, sat perfectly still with pain in the head as a surging sensation which comes up the back of neck and head and then over the head. What is the probable remedy? तो इन्होंने क्या किया, आपको बताया क्लिनिकली ऐसा ऐसा पेशेंट है, आप इसको क्या मेडिसिन दोगे. सो द करेक्ट आंसर वाज लैकेसिस. अब हम देखेंगे लैकेसिस में बोरिक के मटेरिया मेडिकम दिया है. पेन थ्रू द हेड ऑन वेकिंग, एग्रेवेशन आफ्टर स्लीप, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है लैकेसिस का. सो आपको उस पे से ही पता चलना चाहिए. सो के उठाए पेशेंट, उसको तकलीफ हो रही है, इट इज लैकेसिस. वेव्स ऑफ पेन वर्स फ्रॉम मूविंग, फेस पर्पल, mottled, puffed, looks swollen. So this was lachesis. The only remedy mentioned in Boni Hussein's therapeutic pocketbook, aggravation from spices, is phosphorus. टीपीबी में जो है एग्रेवेशन चैप्टर है उसमें स्पाइसेस में दिया है फॉस्फोरस, लेमनेड में दिया है सेलेनियम, फ्रेश मीट से एग्रेवेशन कॉस्टिकम, अनियन से एग्रेवेशन थूजा, ऑयस्टर से एग्रेवेशन लाइकोपोडियम सल्फ्यूरिक एसिड, एंड थॉट्स ऑफ फूड शी वुड लाइक इज सेपिया. सो दिस इज, और ये आप कहाँ से कर सकते हो, सक्सेस के रेपिड के थ्योरी पार्ट में बहुत अच्छे दिए हैं उन्होंने, तो आप वहाँ से कर सकते हो. Given below are two statements. Melanoma is a cancer of melanocytes and can therefore arise only in skin. Breslau thickness of melanoma is the most important prognostic indicator in the absence of lymph node metastasis. So हमें इसमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट 2 है, कौन सी false. Malignant melanoma arises from melanocytes in epidermis. Most common site is lower limb in women and back in men. Melanoma can also occur in eye, juxtacutaneous mucous membranes such as oral cavity, anorectal, vaginal areas. Clinical appearance can vary with type and site of tumor. तो इन्होंने क्या है, ओनली स्किन, मतलब स्टेटमेंट 1 तो भाई गलत है. सो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स. अब आप ऐसे भी याद रख सकते हो. अब सेल ऑफ ओरिजिन, एक सेकेंड ना, Breslau thickness of melanoma is the most important prognostic indicator in the absence of lymph node metastasis. Okay. एंड सेल ऑफ ओरिजिन एंड मैलिग्नेंसी, एक ऐसा चार्ट था. तो मेलानोसाइट्स से मैलिग्नेंट मेलानोमा होता है. एपिडर्मल जर्म सेल बेसल सेल कार्सिनोमा, एपिडर्मल केराटिनोसाइट्स स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, एंडोथेलियल सेल्स एंजियोसार्कोमा, फाइब्रोब्लास्ट से डर्मेटोफाइब्रोसार्कोमा, स्वेट डक्ट से माइक्रोसाइटिक एडनेक्सल एंड केराटिनोसाइट से कार्सिनोमा. सो ये साइट है और सेल है और इससे कौन सी मैलिग्नेंसी होती है. तो अभी इसमें तो इन्होंने मिलानोसाइट्स का वो पूछ लिया है क्वेश्चन में. आगे जाके ये स्वेट डक्ट से भी पूछ सकते हैं, केराटिनोसाइट से भी पूछ सकते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए. ओके, सो इसका आंसर है आंसर 1. स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. Breslau थिकनेस ऑफ मेलानोमा इज द मोस्ट, ये है इम्पोर्टेंट है. ये मुझे गोल वाला मिला था, आई डोंट नो मुझे मैंने ऐड क्यों नहीं किया. ओके, आई जस्ट फॉरगॉट टू ऐड दिस, आई थिंक सो. या, सो दिस इज राइट, दिस इज द प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर. Who among the following is the first English translator of the 4th edition of Organon? Charles H. David is the first English translator. Okay, first ever English translation, first कौन सा पहला English translation था Organon का, वो था 1833 में और वो था by Charles H. डेविएंट. ओके, फर्स्ट एवर ट्रांसलेटेड मतलब फर्स्ट सिर्फ ट्रांसलेशन, कौन सा भी ट्रांसलेशन हो, वॉज बाय जर्मन टू फ्रेंच किया था, वॉज बाय बैरन
वोन ब्रूनो, तो वो इस साल पूछ लिया उन्होंने फर्स्ट एवर इंग्लिश ट्रांसलेशन, और वो अगली साल ऐसे ना ट्विस्ट करेंगे और पूछेंगे फर्स्ट एवर ट्रांसलेटेड एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन, who did first ever translation, and हम फिर से टिक करके आएंगे चेरिस 8 डेविड, अरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ लिया है, नहीं, read it, this is English translation and this is first ever translation, okay, फर्स्ट एडिशन ट्रांसलेटेड, और फर्स्ट एडिशन ट्रांसलेट किया था बाय सीई विलर इन 1913। फर्स्ट एडिशन नहीं किया था इसने, वो ब्रूनो ने कौन सा तभी बीच में का एडिशन किया था, आई जस्ट डिडंट रोट इट एंड आई डोंट रिमेंबर इट नाउ, बट मैं ये बताऊंगी आपको किसी वीडियो में बता दूंगी, ओके। 1824 में ट्रांसलेट किया था और फर्स्ट एडिशन ट्रांसलेट किया था सीई विलर ने 1913 में। फिफ्थ एडिशन किसने ट्रांसलेट किया था, हेरिंग ने किया था, आरी डर्जियन ने किया था एंड सी वेसलहोल्ट ने किया था। अब ये जो जब जहाँ तीन चीजें आती ना वहाँ पर याद ये चीजें याद रखनी, क्योंकि ये क्या करेंगे, विच ऑफ द ऑल ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड फिफ्थ एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन एक्सेप्ट, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए जहाँ तीन चीजें आती है वो याद ही रखो, ओके। सो दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप अपने नोट्स में जरूर नोट डाउन कीजिए, ओके। और ये कहीं दिया नहीं है, यानी मैंने ना बहुत इकट्ठा कर करके बनाया है, इट टुक मी लाइक ऑलमोस्ट अ मंथ टू मेक दिस आंसर की, क्योंकि ये मुझे बहुत प्रिसाइज बनानी थी, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा देना था उसमें, ताकि आपको हेल्प हो इसे करके। सो ये इसका सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, यू स्टडी इट हार्ड, रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, ओके। Given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Digitonin of digitalis is an example of saponin with distinctive property of frothing. Saponin are plant glycosides and they are non-crystalline and dissolved in water with colloidal solutions. तो इसमें से हमें बताना है कौन सा गलत, कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल है, और अगर सही है तो एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो saponins are glycosides with distinctive foaming characteristics. They are found in many plants. Okay, digitalis तो ये करेक्ट है। digitalis, its roots, leaves and seeds contain separate glycosides of which digitoxin, digitalin and digitonin are the most poisonous and have a cumulative action. The main toxic effects are irritation of stomach, slowing of heart rate, leading to heart block, extra systoles and ventricular fibrillations. तो इसका आंसर क्या है, बोथ, ये भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और ये जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो भी करेक्ट है, ओके। Place the given stages of phagocytosis in the correct order of occurrence. तो पहले हम stages देख लेते हैं और फिर हम इस क्वेश्चन पे आएंगे, ओके। तो टेक्स्ट बुक ऑफ पैथोलॉजी बाय हर्ष मोहन, उसमें से मैंने लिया है। सो phagocytosis defined as the process of cellular engulfment of solid particulate material. In the other word, phagocytosis is cell eating. The cell performing the function are known as phagocytes. Okay, we know the cell phagocytosis यानी कि cell eating, और जो परफॉर्म करते हैं उसे phagocytes बोलते हैं। Phagocytosis is a of the microbe by polymorphs and macrophages, involves 3 steps: recognition and attachment, engulfment, killing and degradation. तो पहले रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट में क्या होता है, phagocytosis is initiated by expression of cell surface receptors on macrophages which recognize the microorganism, mannose receptors and scavenge receptor. तो जो macrophages है वो पहले ढूंढते हैं चोर कौन है, तो पहले चोर ढूंढा जाता है। This process is known as opsonization. Okay, the process is known as opsonization, meaning preparing for eating, अटैक के लिए तैयारी करना। ऑप्शन मीन्स प्रिपेयरिंग फॉर ईटिंग, मतलब पहले हमने ढूंढ ली है, हाँ सब्जियां कौन सी है घर में, ओके। एप्सोनिन, एस्टैब्लिश अ बॉन्ड बिटवीन बैक्टीरिया एंड द सेल मेम्ब्रेन। फिर हमने देख लिया इसकी रेसिपी क्या है, इसको करना कैसे है, ओके। engulfment, the opsonized material or microbe bond to the surface of phagocyte to be ready to be engulfed. हमने सब्जी पका ली है, engulfment. The phagosomes fuse with one another and more lysosomes of the cell form bigger and bigger vacuole called phagosomes.
killing and degradation. The major function of phagocytes as scavenger cells is killing and degradation of microbe to dispose it of. The microorganism after being killed by antibacterial substances are degraded by hydrolytic enzyme. Following mechanisms are involved in disposal of microbe, which is intracellular mechanism and extracellular mechanism. चलो, तो पहला क्या था? रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट, engulfment, killing and degradation. हो गया? ओके, अब हम देखेंगे आंसर. तो पहला है कीमोटैक्टिक अट्रैक्शन ऑफ फैगोसाइट्स, हमने पहले अट्रैक्ट कर लिया. ओके, then adherence of microbes, then ingestion to form a phagosomes, then formation of phagolysosomes, and then destruction of microbes. Okay, so this is the answer, which is answer number 2. Yeah, which of the following statements are correct about Epstein-Barr virus? It is the cause of पहले हम देख लेते हैं एप्स्टीन-बार वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर हम इस पर वापस आएंगे. Oh God, I just forgot to add those things. So इसका आंसर क्या क्या करेक्ट है इसमें? इट इज द कॉज ऑफ हेट्रोफिल पॉजिटिव इन्फेक्टिशियस मोनोन्यूक्लियोसिस. Epstein-Barr virus spread by contact with oral secretions, and most Epstein-Barr virus infection in infants and young children are either asymptomatic or mild. Hormonal immunity is more important than cellular immunity in controlling Epstein-Barr virus infection is wrong. So correct answer is option number 3. Great sensitiveness to open air, putting the hand from under the bed cover, putting the hand from under the bed cover brings on cough is the keynote feature of Rustox. So Allen's keynote में दिया है Rustox के अंदर great sensitiveness to open air, putting the hand from under the bed cover brings on the कफ. पल्सेटिला तो एमिलरेशन ही है ओपन एयर में, तो पल्सेटिला यहाँ पर कट हो जाती है. ऑल्सो इसमें क्या क्या आता है? बराइटा आता है और हेपार आता है. ओके, एलेंस की नोट से लिया. यहाँ पर क्या किया इन्होंने ना, सोरिनम देके बच्चों को कंफ्यूज कर दिया. सोरिनम से बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए और बच्चों ने सोरिनम अटेम्प्ट कर किया. तो सोरिनम का क्या है? कफ रिटर्न्स एवरी विंटर, cough after suppress itch or eczema, chronic of years duration, aggravation morning or waking and evenings on lying down, and waking and evening on lying down, sputa green, yellow or salty mucus, pus like coughs a long time before expectorating. सो दिस इज सोरिनम. तो आपको पता चलना चाहिए इसके साथ ये आंसर्स क्यों नहीं है, तो वो भी पता चलना चाहिए. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थेरी इज पोस्टुलेटेड फॉर प्लासेंटा प्रिविया? इम्प्लांटेशन थेरी, सिलोमिक मेटाप्लाजिया थेरी, मेटास्टैटिक थेरी एंड ड्रॉपिंग डाउन थेरी. तो इसका आंसर बहुत सिंपल था, ड्रॉपिंग डाउन थेरी. सो डीसी दत्ता में दिया है प्लासेंटा प्रिविया में द एग्जैक्ट the lower segment is not known. The following theories are postulated. पहला है dropping down theory. The fertilized ovum drops down. Ovum है ये, ovum. Okay, the fertilized ovum drops down and is implanted in the lower segment. Persistence of chorionic activity, second theory है. Defective decidua, third theory. And big surface area of the placenta as in twins may encroach into the lower segment. तो ये 4 theory दी गई है. Dropping down theory बहुत easy question था. In the preface of which edition of Organon Henneman used the term प्रिप्रियो while referring to theoretical medicine? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ. तो सेकेंड एडिशन में. तो अब हम देखेंगे सारे प्रीफेस में, तो बहुत बड़ा था. मैंने जितना मुझे लगा यार इतना इंपॉर्टेंट है, मैंने उतना निकाल लिया है. तो प्रीफेस है फर्स्ट एडिशन के. प्रीफेस में क्या दिया है? मेडिसिन इज द मोस्ट
कंजक्टुअल आर, तो फिर वो पूछेंगे मेडिसिन इज द मोस्ट कंजक्टुअल आर इज रिटन इन विच एडिशन ऑफ ऑर्गेना, तो किसमें है, फर्स्ट एडिशन में, अब फिर हमें पता है। या इंडोलेंस, लव ऑफ ईज, ऑब्स्टिनेंसी प्रिकॉल्ड द इफेक्टिव सर्विस ऑफ अल्टर ऑफ ट्रूथ। सेकेंड एडिशन में क्या दिया, अप्रोप्रिया ऑफ इट सेल्फ आउट ऑफ विच बिफोर हैंड, कॉन्ट्रैरी या कॉन्ट्रैरिस ऑफ गेलन अप्लाई द मेडिसिन डायरेक्ट अपोजिट टू द नेचर। Third, Henneman praises his friend Baron von Bruno for the good French translation of second edition। हमने देखा ना कि पहला है जर्मन टू फ्रेंच ट्रांसलेशन बैरन, वो उसका उन्होंने किसका किया था, उन्होंने सेकेंड एडिशन का किया था। ओके, सो हमें कवर किया है यार, आई जस्ट फॉरगॉट टू राइट देयर विच एडिशन, दैट वाज द सेकेंड एडिशन, और इसके लिए हेनीमन ने उनको प्रेज भी किया है थर्ड एडिशन में। Preface of the fourth edition, Vix Medicatrix is the Latin preface which means the place of medicine instead of medicine. It is the shorter form of Vis Medictrix Naturae, literally means the healing power of nature। तो ये पूछ सकते हैं ये लोग, अगले साल ये पूछ लेंगे फोर्थ एडिशन वाला। Preface to fifth edition, homeopathy is perfectly simple system of medicine, remaining always fixed in its principle and in its practice. Preface to sixth edition, Richard Harchel mentioned February 1842 was the date of completion of manuscripts of the sixth edition of organon। तो कब कंप्लीट कब हुआ था, फेब्रुवरी 1824 में कंप्लीट हुआ था। तो ये पूछ सकते हैं, रिचर्ड हाच ने लिखा था प्रीफेस सिक्स्थ एडिशन का, बाकी तो सारे एनिमन नहीं लिखे थे, बट सिक्स्थ एडिशन का रिचर्ड ने लिखा था, तो वो ऐसे पूछ सकते हैं, और वो ऑप्शन में एनिमन देंगे और हम एनिमन टिक करके आएंगे। ओके, so this would not happen guys। ओके, सो अब हमारे आने वाली वीडियोस में हम क्या देखेंगे, AIPGT के क्वेश्चंस पार्ट 2 में, जिसमें हम 21 to 40 यानी आगे के 20 क्वेश्चंस देखेंगे। सो दिस वाज इट फॉर टुडे, होप यू लर्नड इट वेरी वेल। अगर आपको कुछ और भी चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वैसे चेंजेस करते लाऊंगी। ये AIPGT 2024 का है, हम 2023 2022 सारे प्रीवियस ईयर के सारे एटलीस्ट मैं कवर करना चाहूँगी। इस 2 to 3 मंथ्स में मैं सारे क्वेश्चंस पेपर कवर करने का ट्राई करूँगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लव वॉचिंग इट, देन क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल द लर्निंग मेडिको। सी यू सून, बाय बाय।